हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस के बायोलॉजी भारती भवन बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर फर्स्ट जैव प्रकर्म या जिसे आप जैव प्रकर्म पोषण के नाम से इस चैप्टर को आप जानते हो। इस चैप्टर का हम लोग अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आंसर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग भारती भवन बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट का अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ओके, क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन आपका जैव प्रकर्म किसे कहते हैं। ओके, तो आंसर होगा वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वे क्या कहलाती है, जैव प्रकर्म कहलाती है। ओके, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रकर्म कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती। ओके, तो बहुकोशिकीय जीवों का शरीर जो है, शरीर के अंग जो होते हैं वो बहुत ही जटिल होते हैं तथा सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है। इस कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं है। ठीक है, जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी है। ओके, तो हम लोग जानते हैं एक स्वपोषण होता है और दूसरा परपोषण होता है। ठीक है, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाई जाती है। ओके, तो हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषण प्रकार का उसमें पोषण पाया जाता है, यानी ये अपना खुद भोजन तैयार करता है। ठीक है, लेकिन जंतुओं में क्या होता है, जंतुओं में परपोषण की विधि पाई जाती है। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो परपोषण की विधि पाई जाती है, लेकिन हरे पौधे में स्वपोषण की विधि पाई जाती है। ठीक है, तीन प्रकार के परपोषण विधियों के नाम लिखें। तो परपोषण तीन प्रकार की यहाँ विधि हम लिखनी है, जैसे मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणिसम पोषण। ठीक है, ये हो गया है तीन प्रकार के परपोषण के ओके विधि के नाम। ठीक है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मैंने यहाँ पे लिया जल, उसका सूर्य की प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में मैंने अभिक्रिया कराया, तो यहाँ पे C6H12O6 ओके, यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, फिर प्लस आपका क्या है जल H2O यानी कि जल। और बाकी यहाँ जो 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जो 12 लिखा हुआ है, ये समीकरण को बैलेंस किया गया है। ठीक है, संतुलित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका हो गया फूल समीकरण प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पोत्पाद के रूप में क्या बनता है। उत्पोत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। ओके, ऑक्सीजन बनता है। हम सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीजन बनती है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उन पौधों को जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं हम लोग में ही क्यों होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक में क्यों होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में क्यों होता है। देखिए होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं, इसी कारण इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए इन 4 टाइप्स का होना बहुत जरूरी है। अगर इन कारकों में से कोई भी एक घटक अगर कमी हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपूर्ण नहीं हो पाएगी। जैसे कि क्लोरोफिल का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यानी कि CO2, ओके, जल का होना यानी कि H2O का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सूर्य का प्रकाश। इन 4 संघटक का होना बहुत ही जरूरी है अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वहां पे हो तो। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधों CO2 कहाँ से प्राप्त करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों CO2 वायुमंडल से पत्तियों के भीतर कोशिका के विसरण द्वारा पहुंचाते हैं। ठीक है, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती, तो क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है जो धूलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन अवशोषित करती है, यानी कि ग्रहण करती है। ठीक है,
पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? पोषण की दृष्टि से आपको बताना है। तो पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम परजीवी पोषण जीव कहलाते हैं। ठीक है, ओके। मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य अंगों में बटा होता है? तो मनुष्य का आहार नाल अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत आदि में बटे होते हैं, यानी कि और भी भाग होते हैं। ठीक है। ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखे। ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम, तो पहला हम लोग जानते हैं निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। ओके, तो दो नाम यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक है। मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो मनुष्य का जो पाचन की क्रिया होती है वो मुख से प्रारंभ हो जाती है, यानी कि मुंह से शुरू हो जाती है। ठीक है। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है? तो मनुष्य के आहार नाल के छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है। ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? तो क्लोरोफिल वर्णक जो पाए जाते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को क्या किस नाम से जानते थे? देखिए, हम लोगों ने देखा था किस नाम से जानते हैं क्लोरोप्लास्ट को, हम लोग किस नाम से जानते थे? देखिए, अभी मैंने बताया था आपको, जिससे हम लोग देखिए ये रहा, देखिए हरित लवक के नाम से जानते थे, है ना, हरित लवक भी उसे हम लोग कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी हरित लवक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा, यानी कि प्रक्रिया द्वारा। ठीक है। चलिए, मृत जीवी को क्या कहते हैं? तो मृत जीवी को अपघटक के नाम से जानते हैं। मृत जीवी को किसके नाम से जानते हैं? अपघटक के नाम से जानते हैं। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषी कहलाते हैं। ठीक है। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता में मृत जीवी पोषण होता है। ठीक है। पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक है। ठीक है, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक। ठीक है, ओके। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो पोषण की दृष्टि से जंतुओं को स्वपोषी या परपोषी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक होता है स्वपोषी यानी कि खुद से अपना भोजन तैयार करे, एक परपोषी यानी कि दूसरे पे निर्भर रहे, है ना, आत्मनिर्भर रहे किसी और पे। ठीक है। अमीबा में भोजन का पचना कहाँ होता है? तो ये होता है राजधानी में। ओके। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल कहते हैं। ओके, आहार नाल के नाम से जानते हैं। मनुष्य के जीभ के ऊपर सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग स्वाद कलियां के नाम से जानते हैं। मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है? तो मुख्य गुहा से भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली संकुड़न एवं फैलाव को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कर्माकुंचन कहते हैं, कर्माकुंचन के नाम से जानते हैं। ओके। भोजन में मौजूद प्रोटीन व पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो वो पेप्सिन एंजाइम परिवर्तित करता है। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल के सबसे लंबे भाग को बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। ओके। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत कहलाती है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। ठीक है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया जो है पूर्ण होती है रेक्टम में जाकर के। ठीक है, रेक्टम में। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो उसे सीकम के नाम से जानते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को सीकम के नाम से जानते हैं। ओके। चलिए, ओपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो ओपचा भोजन अस्थायी रूप से जो है रेक्टम में संचित रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोगों ने भारतीय भवन बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 का अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोगों ने
कंप्लीट किया है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे। ओके, तो आप कमेंट करना आपको किस चैप्टर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आपको चाहिए। ओके, उसका वीडियोज आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।